वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे। आदाब नाज़रीन, हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है और आज हमारे मसाइल जो है वो तेलंगाना के शहर हैदराबाद से होगा। अभी अभी ताज़ा हवा चली है दिल्ली में और उसने फिर एक बार केजरीवाल का जो नारा था उसको सही साबित कर दिया है। दिल्ली में चुनाव के दौरान एक और हवा चल रही थी, या यूं कहें कि एक आंधी का रूप लेती हुई हवा थी, जिसमें नफरतों को जो है वो परवाज दी जा रही थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान किया जा रहा था, हिंदू मुसलमान किया जा रहा था। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के जो रहनुमा हैं, वो इस आंधी को इस तरीके से लेकर जा रहे थे, इस तरीके से उसका मुकाबला कर रहे थे कि उन्होंने अपने काम को सबसे आगे रखा था। अब आप हैरान होंगे कि हम दिल्ली की बात हैदराबाद में क्यों कर रहे हैं, तेलंगाना में क्यों कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही कि अब जो है आगे के जितने भी इंतखाबात होंगे वो यकीनी तौर पर अवामी बहबूद को सामने रखकर ही होंगे। ये एक नई सोच जो है हमारी जमहूरियत में दाखिल हो गई है, उनका ये दावा था। आज हम हैदराबाद में गौर करेंगे यहाँ के मसाइल के हवाले से भी और पूरे मुल्क के हवाले से भी कि क्या ये एक नई सोच जो है वाकई परवान चढ़ रही है। आज हम हैदराबाद में ये जो आप ऑडिटोरियम देख रहे हैं, जमाते इस्लामी हिंद तेलंगाना का हैदराबाद का ये ऑडिटोरियम है। बहुत बड़ी इनकी इमारत है जहाँ से ये कौम के और मिल्लत के काम करते हैं और इनके रहनुमा भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। तो चलिए मैं आपका तारुफ करा दूं। यहाँ पर इस दरमियान हमारे बीच 6 अहम शख्सियात मौजूद हैं। खालिदा परवीन साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं, सामाजिक कारकुन, जो सामाजिक कारकुन है और इन्होंने जो बैज लगा रखा है अपने पास वो रिजेक्ट CA, NPR और NRC का लगाया हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये बहुत फाल तौर पर जो है इन सब में हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा हमारे दरमियान मौजूद है सैयद जाफर हुसैन साहब, जो एडिटर है सदाए हुसैनी के, सहाफ़ी हैं और हैदराबाद की जो भी मसाइल हैं उन पर लिखते पढ़ते रहते हैं और खुसूसी तौर पर उन पर गौर करते हैं। मेरे दोस्तों में भी शामिल हैं। इसके अलावा जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना उड़ीसा के सदर हैं जनाब हामिद मोहम्मद खान साहब। अक्सर हमारे चैनल पे आप इनको देखते हैं तेलंगाना के लिए आवाज़ उठाते हुए, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं सुल्तान आरिफ साहब, ये TRS के लीडर हैं, हम इनका भी खैर मकदम करते हैं। नई नस्ल की हमारी बच्चियों की रहनुमाई कर रही हैं सैयदा फलक साहिबा, ये इतनी सुकून और इत्मीनान के साथ बैठी हुई हैं, लेकिन इनसे आपको होशियार रहने की ज़रूरत है। आपको इनसे इसलिए होशियार रहना है कि ये कराटे चैंपियन है और इस लिहाज से ये जो है अब इनकी जो इनका सुकून और इत्मीनान बताता है कि अब हमारी बच्चियां जो हैं वो अपना तहफ़्फ़ुज़ करना सीख चुकी हैं और अपने लिहाज से जो है वो अपनी हिफाजत खुद कर सकती हैं अगर सरकार कहीं नाकाम होती है तो। इसके अलावा हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर N कुमार, ये बहुजन क्रांति मोर्चा के स्टेट कन्वीनर हैं, हम इनका भी यहाँ पर खैर मकदम करते हैं। हामिद साहब, अगर मैं शुरुआत आपसे करूँ, दिल्ली की जीत को किस तरीके से यहाँ पर सब ने लिया है, ख़ासतौर से तेलंगाना और हैदराबाद में? हम तो इस्तकबाल करते हैं। आपने कहा कि आंधी आई, लेकिन हम कहेंगे कि झाड़ू चली और उस झाड़ू ने फस्तायत को, फ़िरक़ा परस्ती को, नफ़रत की सियासत को साफ़ कर दिया और ये साबित कर दिया कि अब नए भारत में नफ़रत की सियासत, तफरीक़ की सियासत, फस्तायत की सियासत ये अब चलने वाली नहीं है। जो सियासत चलेगी वो काम की सियासत चलेगी और लोगों को काम कर कर बताना पड़ेगा। ये दिल्ली ने बता दिया है और साबित कर दिया है। दिल्ली में जहाँ तक हमें मालूम है 42% आला ज़ात के वोट्स पाए जाते हैं, लेकिन इन तमाम लोगों ने फ़ैसला किया कि हम आप पार्टी को जिताएंगे। यकीनन उसको बीजेपी को वोट जो परसेंटेज मिला है वो उतना ही मिला है जितना वहाँ आला ज़ात के लोग पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही इसमें तो ये भी होता है ना कि जो उम्मीदवार होता है उसके अपने ज़ाती पसंद के भी लोग होते हैं। बिल्कुल,
लोगों ने सब एक तरफा तो नहीं हो। लोगों ने पसंद नहीं किया, लोगों ने इस बात को भी पसंद नहीं किया कि बटन इतनी ज़ोर से दबाओ कि शाहीन बाग को धक्का लगे या शाक लगे, और लोगों ने बटन इतनी ज़ोर से दबाया कि अमित शाह को शाक लग गया और बीजेपी को शाक लग गया। और बीजेपी को अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील करने की ज़रूरत है, अपनी सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है। बीजेपी की सोच को दिल्ली ने और मुल्क के सदर मुकाम ने रिजेक्ट कर दिया है कि अब ये सोच चलने वाली नहीं है। चलिए अनिल कुमार साहब, जिस तरह की बात ये हामिद साहब कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो है मुल्क में वाकई एक ऐसी सोच आगे बढ़ रही है जो पूरे मुल्क में ये अरविंद केजरीवाल की जिस तरह की जीत हुई है काम को लेकर, ये आगे बढ़ेगी? देखिए, अभी अमित साहब ने जो बताया है वो 100% जो है यहाँ के मुल्क जान गई है। सारे लोग जो नफ़रत फैला रहे, अभी ये लगभग जो है बाबरी मस्जिद का भी इशू लीजिए, वो जब से आए हैं उनका सिर्फ कम्युनल लेवल पे सियासत चलता है, उसके सिवा और कोई इशू उनके पास नहीं है, वो चलने वाला नहीं है। लोग हकीकत जान गए, सच्चाई जान गए, तो सही मायने में लोग जो है दिल्ली राजधानी में बता दिया कि अब ये चलेगा नहीं, तो ये 100% सही है। और अभी आने वाले समय में भी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हो या कम्युनल जो विचारधारा रखने वाले लोग हैं, उनको कोई प्रजा स्वीकार करने वाली नहीं है। आप तो इस एक सियासी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है कि इस जीत से आपको क्या उम्मीद पैदा हो रही है? पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं आपके इस प्रोग्राम से अरविंद केजरीवाल को, और ख़ास तौर से आप पार्टी को, कि भाई वो लोगों ने जो है बीजेपी के ट्रैप में नहीं आके अपने एक एजेंडे पे कायम रह के ये इलेक्शन को डेवलपमेंट पे और सेकुलरिज्म पे लड़ा। और ये एक ऐसा पहला मैं समझता हूँ हिस्ट्री का कि जो डेवलपमेंट पे लड़ा गया है इलेक्शन, और इसमें से चंद चीज़ें ऐसे निकल के आए कि जो हिंदुस्तान को एक रास्ता दिखाएंगे, एक रोशनी दिखाएंगे सेकुलरिज्म के तरफ। हमारी यहाँ की जो टीआरएस पार्टी के जो सदर है हमारे केसीआर साहब ने और केटीआर साहब ने भी मुबारकबाद दी, और आगे चल के शायद इंशाल्लाह ये सब मिलके एक प्लेटफॉर्म से काम करेंगे और फिरका परस्ती को निकाल के फेंकेंगे। और आज तक मैं भी बचपन से मैं कईयों चीज़ों को वॉच करते आता हूँ, प्रिंट मीडिया के जब से मैं बहुत कीन ऑब्जर्वेशन रहता मेरा मीडिया के। रोज़ मैं कम से कम एक 60 से 70 चैनल्स देखता हूँ। मैं पहली बार इतनी फिरका परस्ती देखा मेरी ज़िंदगी में। मैं सलाम करता हूँ उस दिल्ली की आवाम को, उन्होंने जो है इस चीज़ को, उनके एजेंडे को ठुकरा कर सेकुलरिज्म के उस पर और डेवलपमेंट के उस पर अरविंद केजरीवाल को जिताए। और हमारी पार्टी भी बहुत बहुत मुबारकबाद देती है, और आगे चल के इंशाल्लाह ये चीज़ एक मुसलमानों के लिए भी और हिंदुस्तान के सेकुलर जहन रखने वाले जितने भी अपर कास्ट हों, दो ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी, सब मिल के ये फिस्ताई ताकतें जितने भी है फाशिज्म के, उनको निकाल बाहर करेंगे और दिल्ली की गद्दी से इनको हटाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, आप बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, और क्योंकि सभी सियासतदान अगर एक प्लेटफॉर्म पर होते तो फिर ऐसा जो है मुमकिन नहीं हो पाता कि इतनी भारी अक्सरियत से वो जीत जाते। खालिदा परवीन साहिबा हमारे दरमियान मौजूद है, सामाजिक कारकुन। ये वी इंडियंस रिजेक्ट CAA, NPR, NRC, यहाँ पर आप इसको क्यों लगाए हुए हैं? क्योंकि केसीआर साहब तो कह चुके हैं कि हम लोग, और उन्होंने तो इसकी मुखालफत भी की है। जी बिल्कुल, मैं जब से CAA और CA भी था, CAA हुआ, और NPR, NRC सिलसिले में जब से हम लोग ये प्रोटेस्ट शुरू करें तब से मैं लगा के निकल रही हूँ। तब तक रोल बैक नहीं होता, मैं लगा के रहूँगी ये बात, तो भाई इसलिए यहाँ पर भी लगा के आ गई। अब रही आप बात बोल रहे थे कि केसीआर साहब तो CAA के सिलसिले में स्टैंड ले चुके हैं, लेकिन हमको बयान नहीं चाहिए, हमको असेंबली में या कैबिनेट में रेजोल्यूशन चाहिए, ऑन पेपर चाहिए। ये मीडिया में बोलने से या कुछ ऐसी बातें करने से हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते, क्योंकि हालात ऐसा नहीं है कि हम खामोश बैठे। इसमें सीरियसली, अगर वो सीरियस है तो लेट हिम कम विद सीरियस एक्शंस। नहीं, महमूद अली साहब जो है वज़ीर दाखिला यहाँ के, वो तो कहते हैं कि हम लोग करारदाद लाएंगे। जी, लेकिन हमको ऐसा पता चल रहा है कि NPR के सिलसिले में ऑलरेडी कुछ एक्सरसाइज हो चुका है, हो रहा है। तो हम जब ये भी सुनते हैं और उनके मुंह से ये सुनते हैं, हम कागज़ में देखना चाहते हैं कि क्या उनका स्टैंड क्या है। जाफर हुसैन साहब, ये जिस तरह की बात हो रही है दिल्ली में, जिस तरह की हमने देखा, लोगों ने जिस अंदाज से अरविंद केजरीवाल को दोबारा चुना तमाम, और उसने ये साबित कर दिया कि मुल्क क्या चाहता है, तो हैदराबाद क्या चाहता है, तेलंगाना क्या चाहता है?
जैसा कि इस प्रोग्राम का सरनामे कलाम आपने जो शेर से किया, बड़ी सरफिरी हवा थी, मैं संभलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चराग था। तो जमहूरियत को बचाने के लिए जो दिल्ली के इंतखाबात थे, ये इस वक्त मुल्क में एक रेफरेंडम के तौर पे देखा जाए इसको। NRC CAA के ख़िलाफ़ दिल्ली की आवाम ने जो है रेफरेंडम किया और जिसमें मरकज़ी हुकूमत को पैगाम दिया है कि हम इस क़ानून से, काले क़ानून से मुत्तफ़िक़ नहीं है। वहाँ पर जिस किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी की जो तखारी हो रही थी, उसमें क्योंकि आपने जमात इस्लामी का भी जिक्र किया, तो इसके बानी मौलाना मौदूदी ने कहा था कि तुम्हें लाख कहा जाए तुम मुश्तिल ना हो, अपने आप को काबू में रखो ताकि तुम्हारा दुश्मन खुद ज़ेर हो सके। तो दिल्ली की आवाम ने और शाहीन बाग की ख़वातीन को सलाम है, जिसको ख़ास कर मुसलमानों के हवाले से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने कहीं पर भी जो है मुश्तिल नहीं हुए और हिंदुस्तानी दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरदार बरादरी, सिख बरादरी का भी बड़े मशकूर है कि उन्होंने जो है अपने लिबास के साथ आकर इसको मुसलमान होने से बचाया। वरना बीजेपी अरकान पार्लियामान की जो ख्वाहिश थी कि इसको सिर्फ मुसलमानों से जोड़े, तो इसमें सरदार जी क्योंकि वो अपने लिबास में नज़र आते हैं कि सरदार जी, बाकी जो कौमें हैं वो सब एक जैसी लगती है। तो हैं। ये सरदार जी और सिख बरादरी के भी हम काफ़ी मशहूर है। इन्होंने जो है इस दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ में बहुत ही अहम रोल अदा किया। और दिल्ली का देखिए, दिल्ली में जिस किस्म के इंतखाबात हुए, एक वेलफेयर स्टेट के तौर पे जो ख्वाहिश की जाती है कि वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, आज हम दिल्ली को देख सकते हैं। खुद तेलंगाना में भी काफ़ी जो है आंगनबाड़ी इस किस्म की स्कीमात है, मगर रूबे अमल में आने के लिए गुज़िश्ता रोज़ चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अजला के कलेक्टरों को कि आप अपनी शख्सी कामों को दूर करते हुए गवर्नमेंट की स्कीमों से आवाम को रोशनास करवाए, जिसका एक पहल मुमकिन है कि दिल्ली के नताइज पर यहाँ भी असरात हुए। आपका जो मेन फोकस है कि दिल्ली के इंतखाबात किस तरह तेलंगाना में उतरेंगे। जी देखिए, अब हर सियासी जमात को वेलफेयर की बुनियाद पर इंतखाबात लड़ना होगा, डेवलपमेंट की बुनियाद पर लड़ना होगा, विश्वास, विकास, ये सब बातें अमली होनी ज़रूरी है, जिसका मिसाल आज दिल्ली में आप देख सक रहे हैं। दिल्ली की आवाम में देखिए, ख़ास तौर पे जिन जगहों से आम आदमी उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, इसमें बाबू लोग जिसको हम IAS ऑफिसर्स कहते हैं, उनकी अफराद ख़ानदान ने भी आम आदमी को वोट दिया है। इसका मतलब यह है कि हुकूमत के जो नौकरशाही तबके में भी एक बेचैनी पाई जा रही है, उन्होंने भी अपने वोट का इस्तेमाल आम आदमी के लिए किया है। मतलब लोग जो है चाहते हैं कि तब्दीली जो भी हो वो काम के लिहाज से हो, जो काम करे उसी को वोट दिया जाए। मेरे ख्याल में सईदा फलक, आप तो हमारी उन बच्चियों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनकी नुमाइंदगी कर रही हैं जो CAA NPR NRC के ख़िलाफ़ सड़कों पर आई, जिन्होंने जामिया में और दीगर मकामात पर जो है जद्दोजहद की और ये बताया कि हमारी बच्चियां जो हैं वो अब उनकी जो एक शबी ज़माने भर के सामने लाई गई थी, हमारी बच्चियां उससे मुख्तलिफ हैं। आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, ज़्यादातर आप गौर करिए, लड़कियां, यूथ और औरतें इस चीज़ के लिए बाहर आ रही है, तो हम सबको ये समझ में बात आ गई है कि ये गवर्नमेंट क्या आइडियोलॉजी लाना चाहती है, क्या करना चाहती है। इसलिए ये सभी यूथ या औरतें या बच्चे बूढ़े सब आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि हम सबको ये बात समझ में आ गई है, बात हमारे दस्तूर की है, हमारे संविधान की है। इसलिए हम औरतें या लड़कियां, क्योंकि हम कल के लीडर्स है, यूथ आर टुमारोज लीडर्स, हमको आगे का देखना है, हमारी आने वाली जनरेशन को संभालना है, इसलिए हम लोग जो है इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ जो हमारे बीच में सामीन मौजूद हैं, ये भी कुछ सवालात करेंगे और जिस मौजूद साहब के जिस बयान का, जिस उनके बात का जिक्र जाफर हुसैन साहब ने कहा, वो यहीं पर देखिए लिखा हुआ है, मौलाना मौदूदी साहब के कलम से यहाँ पर लिखा है कि आप किसी हाल में मुश्तिल ना हो, अपनी ज़बान और मिजाज पर काबू रखें और जब कभी इश्तियाल की कैफियत उभरती महसूस हो, उसे नज़र शैतानी समझकर अल्लाह की पनाह मांगें। मुखालफिन से ख्वाह आपको कितना ही रंज पहुंचे, आप उसे रंज और अफसोस तक महदूद रखें और नफरत तक हरगिज न पहुंचने दें। तो ऐसा महसूस होता है कि मुसलमानों ने इस बात को जो है समझ लिया है। इश्तियाल दिलाने की बहुत कोशिशें हुई, वो कहीं मुश्तिल नहीं हुए और उन्होंने जो है अपने आप को सब्र के साथ अपने आप को कायम रखा और सब्र का दामन जो है हाथ से जाने नहीं दिया। यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद लौट कर आते हैं और इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे और हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ जो हाज़रीन बैठे हुए हैं वो किस अंदाज से सोच रहे हैं। और लौट कर आते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद। है कौन मद्दे मकाबिल, न ये ख्याल करो, सवाल पूछना लाजिम है तो सवाल करो। हमारे मसाइल में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और जैसा कि हमने बताया था
कि हमारे मसाइल में इस बार हम हैदराबाद तेलंगाना में हैं। ये ऑडिटोरियम जमात इस्लामी हिंद हैदराबाद का है और यहाँ पर हमारे दरमियान कुछ हम कह सकते हैं बेदार जहन जो है सामीन मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि उनके पास क्या सवाल है। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक कमेंट देना चाहता हूं सर। मेरा नाम है एडवोकेट महबूब अली मोहम्मद और आपका शुक्र अदा करता हूं जहां पे हिंदुस्तान में कोने कोने तक जो है आपका जो प्रोग्राम जाता है, बहुत मकबूल प्रोग्राम, वहां तक मैं बात रखना चाहता हूं। दिल्ली के इलेक्शन में पहली तो बात मुबारकबाद दूंगा मैं अरविंद केजरीवाल को। आपकी जीत जो है बीजेपी की हार है, अच्छी बात है, उनके काम पे उनको जो है वोट मिल गया है दिल्ली का। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म ये भी है कि उनके एमएलएस कम हो रहे हैं, वोट्स कम हो रहे हैं और उनकी जो ओरिजिनल टीम थी आपकी वो उनको छोड़ के जा रही है, उसके बारे में उनको सोचना चाहिए। और अभी क्या है, सेकेंड टर्म शुरू हो चुका है हमारा। एक जनरल हम देखते हैं कि सेकेंड टर्म अक्सर एंटी इनकम्बेंसी के पास ले जाता है, तो एक रिवर्स काउंटडाउन भी है, तो उनको इसके ऊपर अच्छे से काम करना चाहिए। और काफ़ी हद तक सीए एनआरसी के ऊपर अरविंद केजरीवाल काफ़ी सेफ इन्होंने खेला है और दूसरे स्टेट्स में जाके मतलब वही जो इनकलाबी काम है उन्होंने नहीं किया। डेवलपमेंट पे जो है वो जीत चुके हैं ये, लेकिन सिर्फ दिल्ली तक महदूद होगा। लोग कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के बेसिस पे हिंदुस्तान भर में कुछ चेंज आएगा। दिल्ली के लोग ज़्यादा मैच्योर है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को चूज़ किया। मैंने समझता हूँ कि डेवलपमेंट की चीज़ रेप्लिकेट दूसरे स्टेट इलेक्शंस में होगी, दूसरे स्टेट्स में पॉलिटिक्स अलग होगी मेरे हिसाब से। चलिए, इनका ये कहना है कि जो है दूसरी रियासतों में वहाँ के जो मकामी मुद्दे होंगे उनका असर पड़ेगा। इन्होंने कहा कि सेकंड टर्म ज़रा मुश्किल वाली होती है। इरफान साहब, आप तो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कांग्रेस ने भी क्या यही सोच के दिल्ली में चुनाव में जो है अपने आप को पीछे रखा होगा? जी नहीं, ऐसा है कि दिल्ली के जो हालात हैं, मैं ये समझता हूँ कि जब से शीला दीक्षित जी का जो इंतकाल हुआ है उसके बाद दिल्ली में कहीं ना कहीं जो है आम आदमी कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है इस चीज़ की वजह से। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी की बात करें तो ये वाकई जो है बहुत अच्छी बात है, वहाँ की जनता ने जो भी अरविंद केजरीवाल जी के कामकाज है उसको देखकर वोट दिया है। लेकिन अब जो आजकल का जो मसला है, मैं यहाँ का तेलंगाना से जुड़ा हूँ और तेलंगाना के लिए मैं हमारे कायद आरिफ साहब से कहना चाहूँगा कि अभी भी उन्होंने कहा कि CNRC NPR के लिए जो है KCR साहब उसके अगेंस्ट है, लेकिन बहुत लेट कर दिया। अगर वो चाहते तो आर्टिकल 131 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में एक सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ एक याचिका डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं डाला। और दूसरी उनकी ये पॉलिसी जो है दोहरी पॉलिसी है, एक तरफ ये कह रहे हैं कि वो अगेंस्ट है और दूसरी तरफ प्रोटेस्ट करने वालों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा। ये हमारा आर्टिकल 19 के तहत हमारा ये हक है, हमारा फ़र्ज़ है। मैंने इस सिलसिले में महमूद अली साहब से बात की थी जो वज़ीर दाखिला है। वो कहते हैं कि परमिशन लेके आप कर सकते हैं, अचानक कहीं पर आकर नहीं कर सकते। पुलिस से परमिशन लीजिए और आप जो एहतजाज के मकामात हैं वहाँ पर कर सकते हैं। हाल ही में इंदिरा पार्क पे एक मिलियन मार्च हुआ सर। मिलियन मार्च का मतलब क्या होता है कि कम से कम 10 लाख। और चलिए ठीक है, अगर CM CP साहब कह रहे हैं कि भाई सिर्फ हज़ारों की तादाद के अंदर जा सकते हैं, जो CP साहब का एक आंकड़ा था, तो बताइए जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे दावतों के अंदर ही जो है काफ़ी लोग घुस जाते हैं, तो लोग अपनी तरफ से अपना जुस्तजू करके CNRC के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर परमिशन लेकर करें। 28 तारीख का था, 28 दिसंबर का था, उसके बाद 4 जनवरी का हुआ। दावत की भी परमिशन ली जाती है ना? जी नहीं, जो लोग इंटरेस्ट के साथ वहाँ पर आए थे, अपना जोश बताने आए थे और हुकूमत को ये अपनी आवाज़ बताने आए थे कि CNRC के हम खिलाफ है, तो उन्हीं के ऊपर आप देखिए 32 केसेस बुक हुए और 32 केसेस में क्या बताया जा रहा है कि हम जो है सड़क पर, वहाँ पर सड़क जाम हुई, ट्रैफिक जाम हुई, जिसकी वजह से हम केसेस डाल रहे हैं। मलकपट पर, गोलकुंडा, कई ऐसे पुलिस स्टेशनों में जो है केसेस डाले, ये बिल्कुल गलत है। ये सुल्तान आरिफ साहब, ये बात जो इरफान साहब कह रहे हैं कि एक दोहरा रवैया सा अपनाया जा रहा है और जिस तरह की बात कही जा रही है, क्योंकि हमने देखा है उत्तर प्रदेश वगैरह में भी इस तरह के 1 मिनट का टाइम देना आप, क्योंकि उन्होंने एक उसमें जो है 4-5 क्वेश्चंस कर दिए, तो मैं इसलिए मेरे को थोड़ा सा आप टाइम दीजिए जरा सा, क्योंकि फर्स्ट थिंग मैं इसको सियासी बनाना नहीं चाह रहा था। आपने कांग्रेस की तरफ से पूछा, वो दौर भूल जा रही, जबकि हामिद मोहम्मद खान साहब, हम लोग जैक के लोग हैं, हम TRS में जब हम एजुटेशन कर रहे थे आपको खाली 4 लगे। आप मैं भी जो है 2 महीने से मैं टोली चौकी के उस पर वृंदावन कॉलोनी का पूरा हमारे जितने कैडर है वहाँ पे हम लोग जो है नमाज के बाद 2 घंटे करते, अजीजिया मस्जिद के पास करते, हम लोग को तकलीफ नहीं है। और जब हम एजुटेशन में थे, तेलंगाना एजुटेशन में, हमारे ऊपर कितने की केसेस लगे, और यही कांग्रेस हुकूमत थी, जब यही कांग्रेस हुकूमत थी, हमको मिलियन मार्च करने नहीं दी। याद है
हमको घुसने नहीं दी सागर संगमम में, अंदर घुसने नहीं दी। अगरचे हुकूमत साथ नहीं देती, पुलिस खामोश नहीं रहती, तो कोर्ट से सिर्फ 1000 आदमी का मिला। मैं खुद मिलियन मार्च में था, डाइस पे था, मैं खालिदा परवीन साहिबा भी बैठे हुए थे, मैं तकरीर नहीं करा, जबकि करो बोले मेरे को, क्यों कि वो डाइस कांग्रेस का बना दिया गया था और कईयों जो मिलके थे कईयों लोग उनको भी बाजुक कर दिया गया। वो सोमोटो केसेस है, कोर्ट लेता उसको कोर्ट जो परमिशन दिया उसके ऊपर सोमोटो केसेस बुक करे और उसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, और गिरफ्तारी को डरना है तो एहतजाज करना ही नहीं। अब मैं खुद जब निकल रहा हूँ एक सियासी पार्टी का लीडर होते हो बगैर किसी उसके, मैं एज ए मुस्लिम प्रोटेस्ट करा मैं बाहर आके, और आज भी कर रहा हूँ, हर जुम्मा कर रहा हूँ, कोई मेरे को नहीं रोक रहा। जाफर साहब ये क्या एक जी मैं आ रहा हूँ, जाफर साहब क्या बात है, मतलब क्या प्रोटेस्ट को लेकर जो कहा जा रहा है कि एक दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से यहाँ पर तेलंगाना में, क्या दुरुस्त है? देखिए, सबसे पहली बात कि होम मिनिस्टर ने कहा कि आप परमिशन लेके एहतजाज करें। एहतजाज वो हो नहीं सकता जो परमिशन की जो इजाज़त के तहत हो। एहतजाज वही है जो आपको जो है आवाज़ उठा सके। तो आवाम जब उसके जज्बात उठते हैं तो एहतजाज होता है। तो यानी जज्बात के भी काबू करने के लिए इजाज़तनामे होते हैं क्या? ये अवामी एहतजाज है, एहतजाज में तशद्दुद ना हो तब पुलिस लाइन ऑर्डर का मसला होगा तो पुलिस जो है मुकदमे दर्ज कर सकती है। मिलियन मार्च तेलंगाना की तारीखी जलसा, बल्कि हिंदुस्तान का दूसरा बड़ा इज्तिमा केरला के बाद, यहाँ पे इतना बड़ा इज्तिमा रहा, कामयाब हुआ है। ये मान ले कि इसमें जितने पुरअमन लोग थे, इसकी मिसाल आपको हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी। पार्टी बंदी हो रही है, ये पार्टी बंदी भी हो रही है। और दूसरी बात हुआ ये कि जो लोग आम लोग थे, देखिए ये जो JAC हुआ मिलियन मार्च में, इसमें आम लोग हैं, किसी सियासी जमात से वाबस्ता नहीं है। आपने कहा कि कांग्रेस ने अपना प्लेटफॉर्म बना लिया, तो शायद समझता हूँ वो भी बहैसियत मुसलमान आए होंगे, कांग्रेस जमात के तहत नहीं आए। और होता भी ये, देखिए जब हुकूमतें रूलिंग रोकी जाती हैं तो अपोजिशन पार्टी तो शामिल हो ही जाती है। और मगर एक चीज़ हमारे यहाँ पे जो है तेलंगाना में, देखिए दिल्ली में लाइन ऑर्डर ना होने के बावजूद आम आदमी की कामयाबी हुई है। तो अगर हम लाइन ऑर्डर रखते हुए सोचेंगे कि आवाम के जज्बात को दबा दे तो पुलिस स्टेट तो नहीं हो सकता है। देखिए बेशक हमारे KCR साहब बारहा कहते हैं कि हमारा लाइन ऑर्डर बेहतर है, अच्छा है, हकीकत में अच्छा है, और उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ रेफरेंडम हुए, यानी बल्दिया में। खालिदा परवीन साहब क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी जैसा कि अभी अपना कांग्रेस वालों ने कुछ बताया और TRS वालों ने कुछ बताया कि वाकई जब हम लोग ये तेलंगाना सेपरेट तेलंगाना के लिए रजिस्ट्रेशन किए थे, हम लोग भी आंसू गैस का फेस किया और हम लोग भी भागे थे, दौड़े थे, ये सब कुछ किया। KCR साहब ये कैसा बोल सकते, उस वक्त कोई परमिशन लेके नहीं किए थे, तो आज हमको परमिशन लेने पे क्यों मजबूर कर रहे हैं? जब नहीं किए तो फिर अब हम पे मजबूर करना, ये आप जानते थे, आपके साथ हम साथ चले थे। आज हम ये बताते कि वो उस वक्त जो परमिशन की ज़रूरत नहीं थी आपको, आज परमिशन लेने पे हमको मजबूर क्यों कर रहे हैं? और हम ये कह रहे हैं पुरअमन तरीके से हम करेंगे कि बार बार पुरअमन तरीके से करते खवातीन करेंगे। तो हमको करने शाहीन बाग बनाने देने के लिए हमने अर्ज़ किया था कि हम शाहीन बाग में लेडीज़ रहते, बैठते हैं, चले जाते हैं, उसमें कोई तशद्दुद की बात नहीं थी, कोई नाराबाजी भी नहीं रह सकती। उसके बाद भी हमारे ये सेंटिमेंट्स को, क्योंकि हमारा फ्रस्ट्रेशन है, मिलियन मार्च को पूरे खवातीन नहीं आ पाई, तिरंगा रैली में खवातीन नहीं आ पाई, खवातीन की फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, नाराज़गी है, जाहिर करने का तरीका क्या है? एक जगह बैठेंगे, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या दब जाएगी और ये और उभरेगी। तो हम ये अभी भी आपके माध्यम से हम KCR साहब से अपील कर रहे हैं, हम जनरल महमूद अली साहब से अपील कर रहे हैं, हमको एक शाहीन बाग बनाने दो यहाँ पर। ठीक है महमूद अली साहब, ये बात आप सुन रहे होंगे और हम चाहेंगे कि आप इनकी बात सुने और तेलंगाना में भी शाहीन बाग बनाने की इजाज़त दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि CAA, NPR, NRC को लेकर जो भी एक सोच चल रही है और आप कह रहे हैं कि आपके रहनुमा जो हैं इसके ख़िलाफ़ है, तो फिर करारदाद भी आए और मरकज़ी हुकूमत पर दबाव भी बने अगर आप इनके साथ हैं तो। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। खैर यहाँ पे मुख्तसर वक्फ़ा ले लेते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं। अभी और सवाल लेने हैं कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है, आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? लौट कर आते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता था और क्या करता। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। जब हम ब्रेक पर जा रहे थे तो वही बात हो रही थी कि सरकार के दोहरे रवैये पर लोग बात कर रहे थे। हम सवाल ले लें, फिर हामिद साहब कुछ कहना चाहते हैं, हम उनके पास जाएंगे। मेरा सवाल TRS हुकूमत से है। इस दोहरे रवैये की जो बात की जा रही थी कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर 4-4, 5-5 केस किए गए
और खुद जो हमारे एरिया जो प्रो सीए रैली हुई थी बीजेपी की ओल्ड सिटी में, उसमें हमारे एरिया को मिनी पाकिस्तान कहा गया। तो हमने रिटर्न कंप्लेन दी वहाँ पर पुलिस में, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। जब पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं तो खवातीन पर, रिपोर्टर्स पर 5-5, 6-6 केसेस सोमोटो डालती है पुलिस, जबकि हम कंप्लेंट देते हैं, एविडेंस देते हैं कि हमारे इलाकों को मिनी पाकिस्तान कहा गया, तभी भी आज तक पुलिस और हुकूमत का कोई एक्शन नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद सैफुल्ला है। मैं डिफीट एनआरसी ऐप का फाउंडर हूं, जिसको 50,000 से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। ऐप में एक फीचर है जहां पे लोग अगर किसी को परमिशन की ज़रूरत चाहिए तो एक एडवोकेट हेल्प बटन दबा सकते हैं। जब वो रिक्वेस्ट करेंगे तो एडवोकेट्स उनकी मदद करके उन्हें परमिशन दिला सकते हैं। लेकिन मसला ये हो रहा है, जो एडवोकेट्स की रैली हुई, धरना हुआ 8 फरवरी को, उन्हें परमिशन लास्ट डे दिया गया। तो जब एडवोकेट्स को ही इतनी मुश्किल हो रही है परमिशन लेने में, तो दूसरों को और ज़्यादा मुश्किल होती है। दूसरा मेरा ये सवाल है टीआरएस पार्टी से। देखिए, सीएए अलग चीज़ है, सबसे बड़ा मसला है एनपीआर, जो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। एनपीआर का क्वेश्चन नंबर 13 पेरेंट्स प्लेस ऑफ बर्थ से जुड़ा हुआ है। जो पेरेंट्स प्लेस ऑफ बर्थ में अगर कोई स्किप करेंगे, तो क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं जानता हूँ सारे स्किप करने वालों को एक ही बटन पे डाउटफुल सिटीजन बनाया दिया जाएगा। तो एनपीआर के बाइकआउट के लिए अब तक हुकूमत के तरफ से कुछ भी एक कदम, कुछ कमेंट नहीं आया है। और दूसरी चीज़, ये लोग कहते हैं कि एनपीआर इसलिए कराया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट बेनिफिशियरी स्कीम्स के बारे में पता लगा सके। अब मुझे बताइए, मेरे माँ बाप के प्लेस ऑफ बर्थ से कौन सी स्कीम जुड़ी हुई है? अगर कोई एक स्कीम है जो पेरेंट्स प्लेस ऑफ बर्थ से जुड़ी हुई है, तो अगर आप उसका सवाल रख सकते थे। इसका सवाल सीधा लोगों को एनआरसी में डालने के लिए किया जा रहा है। इमीडिएटली उसे रोकना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसा कि अभी आपने बताया कि आपके चैनल के माध्यम से कि महमूद अली साहब परमिशन पूछो भर रही, अलियाबाद से एक राशिद हाशमी है, सिर्फ एक बच्चा परमिशन के लिए आया है, सिर्फ एक ही आदमी का मैं 2 घंटे नेशनल फ्लैग लेके ठहरने के लिए, तो उसको भी परमिशन नहीं दिया गया। तो बोलने के लिए अलग है, प्रैक्टिकल करने के लिए अलग है। बिल्कुल सही बात है। देखिए इरफान साहब, अब मैं आऊँगा, अभी आता हूँ। आरिफ साहब, आपको भी बोलना है, लेकिन पहले मैं हामिद साहब कुछ कहना चाहते थे, मैं इनका जवाब ले लेता हूँ। जी हामिद साहब। जी, यकीनन परमिशन देने में बड़ी रुकावटें पैदा की जा रही हैं, और ज़ाहिर है कि जो हुकूमत यहाँ आई है वो बहुत मेहनतों से यहाँ हुकूमत बनी है। अलहदा तेलंगाना कई लोगों की कुर्बानियों के नतीजे में हुआ है, और ज़ाहिर है कि उन कुर्बानियों को हम इसी तरह रायगा जाने नहीं देंगे। तो असल मसला आवाम को मालूम नहीं है। हमने बहुत तफसील से केसीआर साहब से भी 25 दिसंबर को बहुत तफसील से, मैं समझता हूँ कि इजाज़त के मसले पर कम से कम मैं 45 मिनट बात किया हूँ उनसे, और जितने सवालात आवाम के जहन में उभरते होंगे वो सारे सवालात मैंने उनसे किए, और वो एक ही बात कहते रहे कि हामिद साहब आपको सब मालूम है, और कोई चीज़ वो बताने के लिए आमादा नहीं थे। तो मैं पूछा कि भाई आखिर मालूम क्या है मुझे, ये बताइए, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या मालूम है। बिल्कुल जी। तो उन्होंने कहा कि आपको मालूम है कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, तेलंगाना रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो बहुत डेंजर एक्ट है। तो उस एक्ट के तहत हैदराबाद ख़ास तौर पर वो बहुत डेंजर में है। ज़रा भी हैदराबाद में अगर डिस्टर्बेंस होता है तो इमीडिएट यहाँ पर गवर्नर राज जो है क़ायम हो जाएगा। और इस वक्त जो गवर्नर को लाकर बीजेपी रखी है वो एक्टिविस्ट है, वो कोई थिंकर नहीं है। वो तमिलनाडु की प्रेसिडेंट थी बीजेपी की, उसको लाकर गवर्नर रखा गया है ताकि यहाँ थोड़ा भी अगर डिस्टर्बेंस हो जाए तो थोड़ी देर के अंदर ये हुकूमत रोड पर आ जाएगी। नहीं, तो ये बात तो खुलकर भी बताई जा सकती है आवाम को। जो बात आपसे बताई गई, आप अब बता रहे हैं, वो तो केसीआर साहब भी कह सकते हैं ताकि आवाम। जी देखिए, केसीआर साहब कह देंगे मैंने कहा ही नहीं ये बात। ये तो बता नहीं सकेंगे, केसीआर तो ये नहीं बता सकेंगे ना कि इस तरह का है, इसलिए जो है मैं कर रहा हूँ। जाहिर है कि 19 दिसंबर को यहाँ लेफ्ट पार्टीज़ ने परमिशन तलब किया था कि 4 मीनार से हम नुमाइश मैदान तक रैली निकालेंगे, और उसी दिन शाम में 18 तारीख की शाम में एक वीडियो वायरल किया कि अगर इन लोगों को परमिशन देते हैं तो आप मुझे भी परमिशन आपको देना पड़ेगा। मैं CAA के फेवर के अंदर
मैं रैली निकालूंगा। तो दीजिए उनको परमिशन, उसमें तो क्या ये प्रॉब्लम है? ज़ाहिर है कि टकराव होगा, जब टकराव होगा तो यहाँ का माहौल ख़राब होगा, फ़िरका वाराना कशीदगी बढ़ेगी, और ज़रा भी यहाँ पर फ़िरका वाराना फसाद होता है किसी सूरत में, तो ये जो है बहुत डेंजर है हुकूमत के लिए और तेलंगाना के लिए। चलिए मैं एन राव साहब को लेता हूँ। एन राव साहब, क्या इस तरह का माहौल है यहाँ पर? मैंने तो देखा है सब में एकता है, कुछ इस तरह का तो लगता नहीं कि कुछ ऐसा हो सकता है। आपको क्या लगता है? नहीं, मैं थोड़ा इससे जो है माने बेसिक बातें इसके ऊपर जो है एनआरसी हो या सीए हो या एनपीआर हो, कुछ बेसिक बातें हम मिस हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ। तो एक्चुअली क्या है, केसीआर साहब ने भी जो स्टेटमेंट दिए है उसमें उन्होंने भी ये बात जिक्र किया है कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, या उनको जो है क्या ऐसा है कि आप मुसलमानों के पीछे पड़े या इस्लाम के पीछे पड़े। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मीडिया हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई हो, ये मुसलमानों के नाम क्यों ले रहे हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। एनपीआर सीए है या एनआरसी या एनपीआर, इसमें मुसलमानों का कम नुकसान है, ये एससी एसटी बीसी का ज़्यादा नुकसान है। तो ये जो नॉन मुस्लिम है उनका ज़्यादा परेशानियाँ हैं, तो ये मुसलमान क्यों कर रहे हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये चीज़ का जवाब मैं भी हमारे कुमार भाई से लेना चाहता हूँ। एक्चुअली कुमार भाई, मैं दूसरी चीज़ों का भी मैं जवाब दूंगा, आप मेरे को टाइम दीजिए, क्योंकि टीआरएस से ज़्यादा क्वेश्चंस है। नहीं, मेरा प्रोग्राम बहुत पहले ज़्यादा लंबा होता है। नहीं, सुनिए कुमार साहब आप बोले कि भाई मुसलमानों के, मैं ये बोल रहा हूँ कि मुसलमान आप लोग की लड़ाई लड़ रही, कईयों प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, उसमें बीसी एससी एसटी कम आ रहे हैं। आप लोग खास तौर से कुमार भाई जैसे लोगों से मेरा वो है कि आप लोग इसमें जो है अवेयरनेस पैदा कीजिए। अवेयरनेस आपके लोग ज्यादा खुद ही से, हमारे पास आना जरूरी नहीं है, आप लोग भी निकलिए। ये इस वास्ते ये हो जा रहा कि मुसलमान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, सबकी लड़ाई लड़ रहा, तो उसमें हो रहा क्या, एससी एसटी बीसी कम दिख रही, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही। एसटी एससी बीसी को सब में ज्यादा प्रॉब्लम वो लोग को है, हम उठा रहे। मैं तो शुरू दिन से बोल रहा हूं कि भाई इसमें एसटीज का सब में बड़ा प्रॉब्लम है, एससीज का है, मुसलमान फिर भी इधर उधर से जुगाड़ कर लेता। ये एक चीज है, आप लोग अवेयरनेस करिए। चलिए एक ऐसा कर लेते हैं, देखिए मैं सवाल ले लूं, क्योंकि बस फिर वो लोग कहेंगे आप बगैर पूछे चले गए। बात ये है कि यहाँ पे कोई भी नहीं चाहता, यहाँ जितने बैठे हुए हैं और तेलंगाना में कि जितने सेकुलर अवाम है वो नहीं चाहता कि यहाँ बीजेपी आए, बीजेपी को स्पेस मिले, यहाँ वैक्यूम है, स्पेस मिले। जैसा आपको परसों का बदला, तो आप बोल रहे हैं एनआरसी पे सीए पे, ऐसा हम वोट अगेंस्ट में डाले। हम परसों तक जो है फेक न्यूज चला रहे थे जीएचएमसी के, उसमें काम चालू हो गया कि जनरल सेंसस होगा बोल के, और हम खरारदाद रखने वाले हैं जीएचएमसी में, तो पास करें, जिसको परसों तक चलाया गया झूठ बोल के कि भाई काम चालू हो गया। क्या जवाब देते आप? फेक न्यूज चला रहे। और एक जवाब देना, अरे आप मुझे एक मिनट सुनिए, मेरे हाथों में हथकड़ी मत पहनाइए। एक मिनट जी। और एक बात, जैसा 11 जैसा कि परसों के इलेक्शन में लेटेस्ट, भाई केसीआर कुछ बोलो मुंह खोलो, मुंह खोलते तो पूरे जो जितने अजला है उसके अंदर बीजेपी जो है ना 70% जीतती थी। मुंह नहीं खोलने की वजह से हिकमत अमली है। हम चाह रहे हैं कि सेकुलर, वही मतलब आप वही हिकमत अमली की बात कर रहे हैं। सुनिए आप बिल्कुल वैसे ही करें जैसे अरविंद केजरीवाल भी शाहीन बाग नहीं गए, आप उस तरीके से। लेकिन ये कहना कि दंगे हो जाएगा। देखिए मुझे यहाँ पे एक वक्फा लेना पड़ेगा, क्योंकि अब वक्त खत्म हो रहा है, और इन 2-3 लोगों के और सवाल ले लूंगा, नहीं तो ये लोग कहेंगे ये आए थे दिल्ली से और हमारे सवाल तो लिया ही नहीं। तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन न मिलेगा। लौट कर आते हैं इस वक्फे के बाद। की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। हमारे मसाइल में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बिल्कुल आखिरी चंक है, आप में से कौन सा? जी, जो टीआरएस के स्पोक पर्सन बोले थे कि जब तेलंगाना आज़ाद करना है, जब हम परमिशन ने दिए, तो उसका मतलब ये है कि अब उन्हें बदला ले रहे हैं कांग्रेस से। तो ये अवाम का मसला है, उस पर आपको जवाब देना चाहिए। और दूसरी चीज जो परमिशन की बात करें, वो कह रहे हैं यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। बिल्कुल। और जो परमिशन के लिए हम कई दफा परमिशन के लिए डाले खवातीन के लिए, वो परमिशन कैंसिल किया जा रहा है, आखिरी मोमेंट पे कैंसिल किया जा रहा है। और जो गवर्नर की बात करें, गवर्नर आएगा बोल के आप जो हमारा डर दिखा रहे हैं, आप आपकी हुकूमत बचाने के वास्ते वो काम करें। अगर हकीकत में आप ठहरे हुए हैं, जो सेंसेक्स अहमद मोहम्मद खान साहब, मैं आ रहा हूँ माइक के अहमद मोहम्मद खान साहब, वो सेंसेक्स की जो मर्दमशुमारी की बात कर रहे हैं आप, हर 10 साल में एक बार होता है वो। नहीं, वो 1948 के हिसाब से सुनिए, हाँ होता है, तो वो वजाहत करे कि कितना डाटा है तेलंगाना गवर्नमेंट के पास, तेलंगाना सरकार के पास कितना। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। आप सेकुलरिज्म की बात करते हो, राइट्स की बात करते हो,
शाहीन बाग में कुछ होता है, दिल्ली में कुछ होता है, तो आप दिल्ली की बात करते हो। आप हैदराबाद में हो तो हैदराबाद की बात कीजिए ना, हैदराबाद के स्टूडेंट्स पे क्या हो रहा है वो देखिए, ठीक है। मैं बोलता हूँ केसीआर, जब दो चीज से केसीआर डरता है खुला खुला, एक स्टूडेंट से डरता है, एक वुमेन से डरता है। वो लोग जब बाहर आएंगे केसीआर का मुंह बंद होता है, ठीक है। मिलियन मार्च की बात करता हूँ, मिलियन मार्च में आवाम भी थी, मैक्सिमम 70% स्टूडेंट्स थे, ठीक है। जहाँ पे भी एहतियाज होता है स्टूडेंट्स होता है, वहाँ पे एडवोकेट को परमिशन नहीं मिलता है तो स्टूडेंट्स को कहाँ से परमिशन मिलता है, राइट। और आपके चैनल के माध्यम से अभी एक बात कहता हूँ, वो लीडर्स को बोलता हूँ कि वो जामिया की बात करते हैं, जामिया में कुछ फीस का इंसिडेंट होता है तो बोलते हैं कि जामिया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। अरे यार हैदराबाद में देखो ना स्टूडेंट्स के ऊपर क्या हो रहा है। ठीक, और कोई जी? आंध्र प्रदेश से हैं जी, तेलंगाना में आंध्र प्रदेश की आवाज जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं जो है सुबह आंध्र प्रदेश से मेरा ताल्लुक़ है, और मैं सबसे पहले तो जो टीआरएस के जो स्पोक्स पर्सन शायद यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं जो हमारे रियासत के जो हालात हैं उन हालात को मद्देनजर रखते हुए जो सीएए के ऊपर जो स्टैंड जैसा टीआरएस गवर्नमेंट में लिया था केसीआर साहब, और जिस तरीके के साथ केसीआर साहब के और जगनमोहन रेड्डी साहब के जो ताल्लुकात हैं, मैं आपके जरिए से, आपके माध्यम से, आपके जरिए से मैं जगनमोहन रेड्डी साहब को यह कहना चाह रहा हूं कि वही रास्ता अगर आप भी अपना लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ऐसी हालत है आंध्र प्रदेश में, चोर चोरी करके जो है चोर 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 बोल के चिल्लाए जैसी हालत है। आज जो है एनआरसी, एनपीआर और सीएए के खिलाफ जितने भी एहतजाजात हो रहे हैं, इसको जो है सीएए को जो है आप सपोर्ट कर दे एक तरफ, दूसरी तरफ एनपीआर के लिए जो है आप गेजेट नोटिफिकेशन रिलीज करते अगस्त के महीने में, अगस्त 19 को, और दूसरी तरफ जो 24 दिसंबर को जो प्रकाश जावड़ेकर जी का जो बयान आया था, उसी बयान को जो है मद्देनजर रखते हुए जो है आप जो है जीओ कॉपी रिलीज करते हैं कि एनपीआर में किसी भी तरीके का खदशा नहीं है। तो पूरा ठीक, अब आप जी, आप भी आंध्र से? हाँ जी जी। चलिए तेलंगाना में आंध्र प्रदेश की आवाज एक और। फारूक भाई आंध्रा से, मैं रायलसीमा से हूँ जी। आए हम आंध्रा से, लेकिन सवाल मुश्तरका दोनों स्टेट के मुतालिक है जी, क्योंकि एनपीआर का जो प्रोसेस, जैसा कि हमारे भाई साहब बहुत सारे भाइयों ने सवाल किया एनपीआर का प्रोसेस कंट्री वाइड का, उसके अंदर जो है प्रीवियस एनपीआर जो 2010 के अंदर हुआ उसके ताल्लुक से किसी को शक नहीं है। प्रेजेंट जो एनपीआर आया है गेजेट नोटिफिकेशन के जरिए से, सिटीजनशिप एक्ट 2003 रूल्स के तहत में रूल नंबर 4, सब रूल नंबर 3 और 4, यही बहुत बड़ा खतरा है। इसके करने की भी जरूरत नहीं है गवर्नमेंटों को, ये धोखा है। जैसा कि इससे पहले हमारे भाई ने कहा कि सेंसस का जो प्रिपरेशन ये लोग जो कर रहे हैं, इलम्बरिदी जो ऑफिसर है डायरेक्टर टू द बोथ स्टेट्स आंध्रा एंड तेलंगाना, इलम्बरिदी एक आईएएस ऑफिसर है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द एनपीआर। उन्होंने कहा 98.06% एनपीआर अपडेट प्रोसेस वर्क इज ऑलरेडी कंप्लीटेड इन बोथ स्टेट्स बिकॉज दे कलेक्टेड द डेटा थ्रू द जो है हमारा आधार कार्ड। उन लोगों को नया प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। और क्लियर से इससे पहले रूल 2003 सिटीजनशिप एक्ट के अंदर रूल नंबर 4 और रूल नंबर 3, सब रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 5 सबसेक्शन ये कहता है कि व्हेन वी कलेक्ट द डेटा थ्रू द एनपीआर, after scrutinize and filter the details of individuals, we give the opportunity to prove the citizenship, और वो लोग डाउटफुल सिटीजन करार कर देंगे। लिहाजा एनपीआर की भी अब करने की जरूरत नहीं है। चलिए, इन्होंने जो कुछ कहा, फाइनली मेरी एक बात है कि एक अक्लमंद आदमी है, इमारत बनाने से पहले रास्ता बनाता है, लेकिन इस हुकूमत ने पहले इमारत बना दी सीएए की, अब एनपीआर का रास्ता बना रही हमको उस घर के अंदर घुसपैठी बनाने के लिए। लिहाजा टीआरएस की हुकूमत से मैं दरखास्त करता हूं, और बिलखुसूस मैं असद भाई से भी दरखास्त करता हूं कि हजरत जो है उनसे ताल्लुकात हैं कि केसीआर और असद साहब जो दोनों जगन से ताल्लुकात रखते हैं। मुझे आप पे इसलिए फख्र है, नहीं आप बोल चुके, मुझे आप पे इसलिए फख्र है कि आपने इतनी सारी जितनी भी बातें बोली पॉइंट्स के साथ बोली, आपको इतना सबको याद है, और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे लोग जो है इस अंदाज से सोचते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और कोई सवाल? जी, आपके पास में नहीं आ पाया था। जी जी जी, आखिरी सवाल है ये। जी आइए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सलाम जी। मौजूद हजरात, हिंदुस्तान किन हालात से गुजर रहा है, सियासतदानों को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। अवाम मसाइल में है, रोटी रिज़्क़ और मकान के मसाइल है। नौजवान खर्च के लिए बैंकों को जाते हैं, धक्के मार के उनके दिन महीने साल ख़राब कर रहे हैं। मरकज़ी हुकूमत भी गुनाहगार है, रियासती हुकूमत भी गुनाहगार है। ये सब मासूम अवाम का खून चूस के बड़े बड़े महलों में रहते हैं, 40-40 लाख के गाड़ियों में फिर रहे हैं लोग। गांधी जी जबकि जो है बैल मंडी में फिर के सफ़र करके हिंदुस्तान को आज़ाद कराए अंग्रेज़ों को जबड़ों में से,
उस वक्त जब गांधी जी उस कपड़े में थे तब नेहरू भी देखो घूमते दोस्त, थे, ऐसा बात नहीं है। बात अमल की बात है। इस वक्त हमको अमली जिंदगी चाहिए। ये बकरों से, तकरीरों से, जज्बात से मसले हल नहीं होते। जो बच्चा आज पैदा हो रहा है वो हिंदुस्तानी है, वो अगर मुसलमान के घर में पैदा है वो मुसलमान है। वो वेरी गुड। अच्छा देखिए, आदमी के मसलों का आदमी हल क्या करे, आदमी खुद मसला है आदमी के साथ वास्ते। आखिर में मुझे बस ये पूछना है कि जो कुछ आपने सुना इस पे क्या कहना है, बहुत मुख्तसर सबको मैं शामिल कर लूँ ताकि बस प्रोग्राम आखिर में। जी, बहरहाल ये कि लोग बहुत खौफज़दा हैं और असल जो फस्ताई क़ुव्वतें होती हैं और डिक्टेटर जो ताकतें होती हैं उनका हरबा ये होता है कि लोगों को खौफ की नफ्सियात में मुब्तला कर दिया जाए और वो अपना उल्लू सीधा करें और उनको डेवलपमेंट के सिलसिले में, अमन व आमान के सिलसिले में कोई सवाल ना उठाए और लोगों को डिवाइड कर दे। और लोगों को तफरीक़ करने का ये जो सिलसिला है ये फ़िरऔन के ज़माने से चल रहा है कि किसी को नीचे कर दिया जाए, जलील कर दिया जाए, तो ये सिलसिला जारी है और उसी पर तकसीम नहीं होना है, मैं आ रहा हूं। उसी पर ये हुकूमत इस वक्त कारबंद है और उम्मीद है कि यहाँ जो लय चल पड़ी है और ये ख़ास तौर पर एक नई क़ियादत उभर रही है इस वक्त इंडिया के अंदर और उम्मीद है कि ज़ाहिर है कि नई क़ियादत चैलेंजेस को भी पूरा करती है, नई क़ियादत वो निडर होती है और नई क़ियादत उसको तजुर्बा नहीं होता, ज़ाहिर है कि वो तजुर्बा करती है। बस काम पर आगे बढ़ना है। अब जी आपको क्या कहना है खालिद? मुझे ये कहना है कि जैसा कि अभी हमारे आमिर अलका साहब भी बता रहे थे कि खौफ के माहौल में मुब्तला कर रहे हैं, तो मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से केसीआर साहब से बिलखुसूस कहती हूँ, आप हमसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं, ना हमको खौफ दिलाने की ज़रूरत है। पुलिस को बिठा के तो खौफ हम देखिए, आप हमारे हैं, हम आपके हैं, ठीक है, हम बैठ के बात करते हैं कि किस तरह हमको करना है, कितना मुंह होना करेंगे, ना आप हमको डरा या ना हम हमको डराते, लेकिन हमको परमिशन नहीं भी दिए तो नहीं दे के भी हम करेंगे प्रोटेस्ट, हम चलता ही रहेंगे। आखिर में ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है इसको वापस लेने के लिए अवामी मुतालिबा है। ये तमाम हिंदुस्तान भर में जो एहतजाज हो रहे हैं इसमें करारदाद ले आते हैं तो आप खुश हैं? नहीं, खुश होने के बावजूद देखिए हमारा जो एहतजाज है केसीआर साहब के खिलाफ नहीं है, ये मरकजी हुकूमत के खिलाफ है। बिल्कुल सही है। तो इनको चाहिए कि ये मरकजी उसका रुख अपनी तरफ ना बढ़े। और दूसरी बात थी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है इसको वापस लिया जाए क्योंकि इसमें सियासी किसी की कारस्तानी है नहीं, क्योंकि इसमें कोई विदाउट लीडर के ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इसमें देखिए आवाम चाह रही है कि इसको वापस लिया जाए, तो हुकूमत को इसको संजीदगी से गौर करना चाहिए। इसकी एक मिसाल मैं आपको जल्दी देता हूँ। अगर 10 गिलास जमा हो तो किसी ने कह दे कि 1 गिलास में जहर है, तो आप 10 गिलास से इज्तनाब करेंगे पानी की, किसी से, क्योंकि किसी में हो सकता है पता नहीं, मैं तो किसी एक को पिला दूंगा। तो बेहतर ये है कि इस तरह से जो है इसको हम रोका जाए, इसके खिलाफ जो आवाज उठ रही है इस पर गौर करके इसको जो है वापस लिया जाए। बस आपसे हो गया। कुमार साहब आखिर में आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, मैं इस बात में ये बोलना चाहता हूँ कि एनआरसी का हम स्वागत करते हैं, लेकिन डीएनए के आधार पे हम स्वागत करते हैं। ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है और डीएनए के हिसाब से हम इसका स्वागत करते हैं, एक बात। और दूसरी बात है, जब तक के भारत देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रहेंगे, कोई भी बिल लेके आएंगे, उनको कोई बंधन नहीं है। फलक आपके पास बहुत कम है, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगी हमारी नई नस्ल से? देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो बोल रहे कि यहाँ पे हैदराबाद में, तेलंगाना में परमिशन नहीं मिल रही, सही तरीके से अप्रोच नहीं हो रही। पुलिस का जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम जो है, जो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, उसकी आप तय तक जाइए। उन लोग उस हिसाब से रेगुलेशंस लगाए जैसा कि आपने बोले, तो आप वो रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे। मैं गई, मुझे परमिशन मिली, मेरी प्रोटेस्ट मीटिंग कामयाब रही, उसमें कोई रुकावट नहीं आई। जो भी लोग फ्लैश प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से करना है, आप सही तरीके से अप्रोच करिए तो आपको परमिशन मिलेंगी, उसके बाद आप प्रोटेस्ट करिए। अचानक सड़क पे आना भी सही नहीं। बीजेपी गवर्नमेंट से मैं बोलना चाह रही हूँ नाजायज फायदा न उठा ले कि जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं इंडिया में, ये पूरे कॉमन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी के बोलने की वजह से नहीं कर रहे। द कॉमन पीपल आर प्रोटेस्टिंग, हर उम्र के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हुकूमत जो है, आप जो है हमारी तरफ से आए, आप हमसे नहीं है, तो आपकी हुकूमत गिर जाएगी। हंड्रेड्स, ये जो प्रोटेस्ट कुछ चंद लोगों से शुरू हुआ, हजारों में गया, लाखों में गया, करोड़ों में होगा। चलिए, बस आखिर में देखिए सुल्तान साहब, अब यहाँ देखिए सुल्तान साहब, जो कुछ लोगों ने कहा, मैं तो और हैदराबाद के मसाइल पे बात करना चाहता था, लेकिन हम उलझ गए सीए एनपीआर एनआरसी में, इसलिए कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मौजू है हम सब के लिए।
और जो जैसा कि ये जाफर साहब भी कह रहे थे, मरकजी हुकूमत के खिलाफ लोग एहतजाज करना चाहते हैं, उसमें टीआरएस क्यों खुद को उलझा रही है, अपनी तरफ क्यों उसका रुख मोड़ रही है? देखिए, तेलंगाना एक पीसफुल स्टेट है और गंगा जमुना तहजीब का है। जैसा खालिदा परवीन साहिबा बोल रहे थे कि भाई हमसे डरो मत, आपसे डर रहे नहीं, सिर्फ इसलिए एहतियात कर रहे हैं कि केसीआर साहब यहाँ पे फिसाद कराना या नहीं होना नहीं चाहते, या कम्युनल फीलिंग्स, यानी कि सिद्दीपेट के 40 साल से केसीआर साहब और उनका भांजा सिद्दीपेट में पहले फिसाद होते थे, आज 40 साल से अमन है। उनकी सोच ये है कि भाई हिंदू मुस्लिम गहवारा बन के रहे, इसलिए वो थोड़ी सी हिकमत अमली से काम लिया जा रहा और कईयों प्रोटेस्टों को अनजान मारा भी जा रहा, जिसका क्या बोलते हैं मिसाल अजीजिया मस्जिद के पास है और टोली चौकी में भी है, मल्लेपल्ली पे भी है, ये नहीं बोल सकते आप। दूसरी चीज परसों जो है, अगरचे लोग खफा रहते हैं, मुसलमानों को मालूम है यहाँ के माइनॉरिटीज को, दूसरों को, परसों बैलेट पे हुआ इलेक्शन, ईवीएम पे नहीं हुआ, म्युनिसिपल में, तो 110 मारे, 120 में से 110 लिए, कारपोरेशंस में 9 के 9 लिए, और बीजेपी इस चीज को ही यूज करना चाह रही, मुसलमानों के जज्बात से खेल के कम्युनलाइज करके यहाँ पे सेकंड नंबर पे आना चाह रही, वैक्यूम को भरना चाह रही, इसलिए कारपोरेशंस में 9 कारपोरेशन पे सेकंड नंबर पे रही बीजेपी। इसको अपन समझना चाहिए। चलिए ठीक है, देखिए सियासत नहीं, देखिए सियासत का मामला यह है कि सियासत जो है कहीं ना कहीं सियासत खेलने के जो है मौके तलाश कर लेती है। हमारे प्रोग्राम का वक्त इतना ही होता है, अब इससे अब वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, वक्त वो बात हो चुकी है, वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन देखिए साफ सी बात यह है कि जो एहतजाज करना चाहते हैं उन्हें एहतजाज का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि एहतजाज करना जो है हमारा आईनी हक है और जमहूरियत में एहतजाज का हक जो है सबको हासिल है। मैं उसके साथ साथ रहा और खुश रहा। फिर उसने मुझसे पूछ लिया, आप कौन हैं? आप कौन हैं, ये सवाल जो है हमारे लिए जो है जवाब चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।